हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज नगर के लोकल समाचारों में। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और आपको बताऊंगा आज डिटेल्ड एक एक पॉइंट के साथ कि कागज नगर में क्या क्या हुआ और कल क्या क्या होने वाला है। इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखें ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो समझने में। अगर काट देंगे बीच में वीडियो को, स्किप कर देंगे, भगा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के न्यूज को। कागज नगर के तमाम समाचार। 14 नवंबर 2024 और दिन है गुरुवार का, बाल दिवस है। छोटे छोटे बच्चों को हमारी पूरी टीम की ओर से बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आप जो छोटे बच्चे हैं ये बड़े होकर के कागज नगर का नाम बिल्कुल रोशन करेंगे। खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, सिनेमा में, गाने में, वीडियोस में, यूट्यूब में, हर जगह आप लोग अपना नाम रोशन करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आज की वेदर रिपोर्ट से। आज ज्यादा कड़क धूप नहीं थी दोस्तों। 31 डिग्री का टेम्परेचर दिन में था। सुबह 8 बजे के करीब धूप चालू हुई और रात के 9:30 बजे आज जो है ठंडी शुरू होगी। धीरे धीरे ये ठंडी जो है कल सुबह 7:30 बजे तक रहेगी। 8 बजे फिर से कागज नगर में धूप आने से थोड़ी राहत मिलेगी। ज्यादा तेज ठंडी आज नहीं पड़ने वाली है। तो ये थी वेदर रिपोर्ट। चलते हैं अब हेडलाइंस की ओर। गुरुद्वारे में कार्तिक पूर्णिमा का महोत्सव, पत्ती तोड़ने वालों की भीड़, क्लियर हो गई लाइन, ग्रुप 3 की तैयारियां शुरू, दुकानों की जानकारी होगी ऑनलाइन। आईसीडीएस के सेवाओं में बाधा, बीसी कॉर्पोरेशन में धांधली, बीजेपी की बड़ी तैयारी। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले भगवान का नाम लेकर। कल कार्तिक पूर्णिमा है, 15 नवंबर 2024 के दिन। कल ढेर सारे मंदिरों में बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं। कल ईसगांव के शिव मंदिर में भी बहुत धूमधाम पूजा होने वाली है। स्पेशली सबसे बड़ा महोत्सव जो है कल कागज नगर के एकमात्र गुरुद्वारे में मनाया जाएगा। कल कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव जो है ये गुरुद्वारे में मनाया जाएगा। कागज नगर के ओल्ड कॉलोनी में गुरुद्वारा मौजूद है। आई थिंक आप सभी को पता होगा। वहां दोपहर के 12 बजे के बाद में लोगों को मुफ्त में लंगर खिलाया जाएगा, प्रसाद खिलाया जाएगा। वहां पे लगातार कई दिनों से गुरु ग्रंथ साहिब की जो है पाठ चल रही है। ये पाठ कल दोपहर में जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में लंगर शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप इस महोत्सव में जाना चाहते हैं तो आप दोपहर में 11:30-12 बजे के करीब गुरुद्वारा पहुंच जाइए। वहां पे शबद कीर्तन सुनिए। उसके बाद में जो है आप वहां पे लंगर जरूर खाएं। ये चीज हमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बताई है। तो कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। खास तौर पे हमारे जो सिख और सिंधी समाज के लोग हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारी टीम की ओर से। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर पे। मैं ट्रेन की जो है एक इंक्वायरी करने के लिए कागज नगर के रेलवे स्टेशन पे गया था, लेकिन मुझे ट्रेन के अलावा ये और तस्वीर देखने को मिली जो कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। ढेर सारे लोग गाड़ियों में भर भर के स्टेशन की पार्किंग में पूरा फैले हुए हैं। क्या कर रहे हैं, कैसा है, क्या नहीं, ये चीज सबके दिमाग में चल रही थी। मैंने भी पूछताछ किया तो मुझे पता चला इसमें से एक भी व्यक्ति कागज नगर का लोकल नहीं है। ये सारे के सारे लोग जो हैं अहेरी के तरफ से कागज नगर में आए हैं और महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं और सारे के सारे मजदूर लोग हैं। दोस्तों इनके बारे में मैंने पता किया तो इन्होंने बताया कि ये लोग सुबह 8 बजे के करीब कागज नगर रेलवे स्टेशन से निकल जाते हैं और कई लोगों के खेत में जाकर के कपास तोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों कपास तोड़ते हैं, पैसे लेते हैं और उसके बाद में जैसे ही कपास की तुड़ाई खत्म हो जाती है वापस से अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन जब तक गांव नहीं जाएंगे कहां रहेंगे? कागज नगर के रेलवे स्टेशन में इन्होंने डेरा डाला हुआ है। दोस्तों ये कागज नगर के रेलवे स्टेशन के पार्किंग में छाए हुए हैं, वहीं पे रह रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इनका डेरा वहीं पे बना हुआ है। ये लोग बेधड़क कागज नगर के जो वेटिंग हॉल है उसके अंदर घुस रहे हैं और वहां का टॉयलेट वगैरह यूज कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा चल रहा है कागज नगर के स्टेशन में। तो ये है हालात कि बाहर से मजदूर बुलवाकर यहाँ टेम्पररी काम कराया जा रहा है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है कमेंट में मुझे जरूर बताना। चलिए बढ़ता हूं अगली खबर की ओर जो कि है रेलवे से जुड़ी हुई। आप लोगों को पता होगा बड़ी दुर्दांत तरीके से एक एक्सीडेंट हुआ था राघवपुरम और रामगुंडम रेलवे स्टेशन के बीच में। दोस्तों एक मालगाड़ी जो कि मंचिरियाल की तरफ से चली थी, रामगुंडम पार कर चुकी थी, पेद्दापल्ली पहुंचने ही वाली थी कि इसके पहले राघवपुरम नाम का एक स्टेशन आता है। दोस्तों राघवपुरम में है बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री जिसको कि बसंत नगर बिरला A1 सीमेंट कहा जाता है। बसंत नगर पहुंचने से कुछ देर पहले ही एक मालगाड़ी जो है पूरी तरीके से पटरी से उतर जाती है। रनिंग मालगाड़ी जिसके अंदर की लोहे के फॉइल लगे हुए हैं। दोस्तों लोडेड एकदम, ये लोहे की फॉइल ले जा रही ट्रेन एक के बाद एक इसके डब्बे अपने एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और पूरा ट्रेन एक जगह पे कुप्पा हो जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कोई ऐसी लाइन बची नहीं है जिसके ऊपर मलबा फैला हुआ हो। पूरी की पूरी 3 की 3 पटरियों के ऊपर पूरा मलबा छा गया था। हुआ करीब 7:45 को परसों रात में यानी 12 नवंबर को ये घटना घटी। दोस्तों अच्छा फिर क्या हुआ, पेद्दापल्ली की तरफ से हमारी भाग्यनगर एक्सप्रेस काजनगर आ रही थी। तभी अचानक भाग्यनगर के लोको पायलट ने नोटिस किया कि
कुछ सामने दिखाई दे रहा है और उसको अंदाजा हुआ, उसने तुरंत ब्रेक मार लिया। ब्रेक मारने के बाद पता चला कि ये हादसा हुआ है। तो सबसे पहली सूचना जो है भाग्यनगर के लोको पायलट को इस हादसे की मिली। उसके बाद तुरंत उसने क्या किया, ट्रेन को बैक मूव करके जो है पेद्दापल्ली स्टेशन पे ले जाकर पार्क कर दिया। उसके बाद कागज नगर नहीं आई ये ट्रेन। फिर उस समय कागज नगर के यात्री बहुत परेशान, कैसे कागज नगर आना, ट्रेन तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। ऊपर से यहाँ इससे जो लोग हैदराबाद जाने वाले हैं, दक्षिण एक्सप्रेस में गाड़ियाँ हैं, रात की सारी ब्लॉक करके रख दी गई थी। दक्षिण कैंसिल हो गई थी, नवजीवन कैंसिल हो गई थी, अंडमान एक्सप्रेस कैंसिल हो गई थी। बहुत सारी ट्रेनों को जो है दोस्तों परसों रात में कैंसिल कर दिया गया था या फिर डाइवर्ट कर दिया गया था। तो ये सारी घटना जो है कागज नगर रेलवे स्टेशन में घटी। फिर कल रेलवे के अधिकारियों ने फटाफट से इस मलबे को क्लियर कर दिया और पटरियां फिर से बिछा दी गई हैं। सिग्नल एक बार फिर से ओके हो गए हैं और अभी फिर से ट्रेन चालू हो गई है। आज सुबह इंटरसिटी एक्सप्रेस कागज नगर आई, दोपहर में कागज नगर एक्सप्रेस भी आई और रात में भाग्यनगर एक्सप्रेस भी आने वाली है। ये थे रेलवे से जुड़े समाचार दोस्तों। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा ग्रुप 3 की परीक्षा से जुड़े हुए न्यूज को। दोस्तों ग्रुप 3 की परीक्षा होने वाली है कब, 17 और 18 नवंबर के दिन होने वाली है। ये कहाँ कहाँ होंगी, कागज नगर और हमारे जिले में 18 एग्जामिनेशन सेंटर्स में ये परीक्षा होने वाली है। बताया जा रहा है कि कोमरम भीम जिले में 4471 लोग जो है इस एग्जाम को देने वाले हैं और इसके एग्जाम सेंटर्स की अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन एग्जाम सेंटर्स में ना दोस्तों कलेक्टर साहब वेंकटेश धोत्रे और एडिशनल कलेक्टर साहब दीपक तिवारी राउंड मार कर देख रहे हैं कैसे 18 के 18 सेंटर्स दुरुस्त है या नहीं। कोई चीटिंग की यहाँ पे गुंजाइश नहीं होने वाली है। ग्रुप 3 एक बड़ा ही मजेदार पोस्ट है दोस्तों, ना ही ये एकदम लेबर कास्ट का है ना ही अपर कास्ट का है। जो भी इंटर और डिग्री पढ़े हुए लोग होते हैं उनके लिए सबसे सूटेबल जॉब होती है। लेकिन 4471 यहाँ बताया जा रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े कम बच्चे एग्जाम लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रुप 3 अप्लाई तो किए थे लेकिन अभी वो ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं, उनकी टीचर्स की नौकरी लग गई है। तो अभी थोड़ा सा कंपटीशन कम रहेगा। जो भी बच्चे ग्रुप 3 की एग्जाम्स लिख रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों अगला न्यूज आपको बता देता हूं कागज नगर के मार्केट और म्युनिसिपैलिटी से जुड़ा हुआ। म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं, कोई भी दुकान खोलता है तो उसको लाइसेंस देते हैं, कागज के ऊपर लिख के स्टैंप मार के सिग्नेचर करके दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सभी को जो है एक नया प्रिंटेड कॉपी मिलेगा लाइसेंस का, उसमें बार कोड लगा होगा। जब भी कोई टैक्स कलेक्शन के लिए आएगा म्युनिसिपैलिटी से सीधे बार कोड को स्कैन मारेगा, कितने पैसे हुए बोलेगा और ऑनलाइन पेमेंट लेके चला जाएगा, जैसे कि करंट के बिल में लिया जाता है। म्युनिसिपल कमिश्नर अंजैया जी ने बोल दिया है कि फटाफट से अभी सबके ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन किए जाएंगे, सभी का जो डिटेल है कंप्यूटर में ऐड करके म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट ऑफ शॉप एस्टैब्लिशमेंट जो होता है उसको भेज दिया जाएगा। चाय की टपरी से लेके गोदाम तक हर टाइप के दुकान का जो है ऑनलाइन डिटेल जमा किया जाएगा, ऐसा अंजैया जी ने बताया है। तो दोस्तों जो भी आप व्यापारी है इस चीज के लिए तैयार हो जाए। अब इस गांव से जुड़ी हुई कहानी दोस्तों, ICDS प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि छोटे बच्चों को, मतलब जो पैदा हुए हैं उनसे लेके 3 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए तमाम सुविधाएं बच्चों की माताओं को दिया जाता है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनकी भी मदद की जाती है और उसके बाद बच्चे का जब तक 3 साल का उम्र ना हो जाए तब तक बच्चे की मदद लगातार की जाती है। आंगनवाड़ी सेंटर में पढ़ाने की सुविधा, फ्री में खाने की सुविधा, किताब कॉपी जो भी चाहिए बच्चों को, सब चीज ICDS प्रोजेक्ट के द्वारा दिया जाता है। ये कैसे दिया जाता है, आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू दिया जाता है। कागज शहर में बहुत जगह है, बंगाली विलेजेस में भी बहुत जगह है। लेकिन ऐसा एक शिकायत आया है कि जो रामनगर पंचायत है उसके विलेज नंबर 6 में और 13 में, इन दोनों विलेजेस में ICDS का काम बंद है। वहाँ पे लोग आंगनवाड़ी के सेंटर की मांग कर रहे हैं और पता नहीं ये कब तक हो जाएगा। मेरी ये अपील है जो भी अधिकारी है, ICDS के ऑफिसर्स हैं, वेलुगु ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग 6 नंबर और 13 नंबर रामनगर विलेज पंचायत के अंदर में, ये 2 गाँवों के अंदर आप लोग अपना आंगनवाड़ी सेंटर बैठाकर लोगों को ICDS की सुविधा जरूर दें, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे बच्चे हैं जो कि 3 साल से छोटी उम्र के हैं। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा BC कैस्ट वालों के लिए एक बहुत बड़ी घटना। दोस्तों एक पूरे इंडिया में जितने भी OBC कैस्ट लोग होते हैं उनके लिए एक OBC कमीशन ऑफ इंडिया बनाया हुआ होता है। ये कहाँ होता है, दिल्ली में। ये लोग क्या करते हैं, पूरे देश में जितने भी OBC कैस्ट के लोग हैं उनको कितना पैसा होना, उनका डेवलपमेंट कैसा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग वो लोग करते हैं। इसके चेयरमैन जो है, नेशनल चेयरमैन, उनका नाम है हंसराज अहिर। ये हमारे चंद्रपुर के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। अभी OBC कमीशन के चेयरमैन बने हुए हैं। परसों 11 तारीख को उनका बर्थडे था, तो हमने उनसे बात की बर्थडे के दिन, तो उन्होंने बताया चौंकाने वाली खबर जो कि आज के ईनाडू पेपर में भी कवर हुई है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पैसे तेलंगाना गवर्नमेंट को पिछले महीने ही अक्टूबर में दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ आंकड़े।
जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है 10th क्लास से कम वालों के लिए, कम से कम 112 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए हैं दोस्तों बीसी कैस्ट वालों के लिए पूरे तेलंगाना स्टेट में। वहीं स्कॉलरशिप नॉन प्रोफेशनल जो होते हैं उनके लिए 224 करोड़ 96 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं बच्चों के लिए। उसके बाद में फीस रीइंबर्समेंट होता है ना, मतलब आप लोग कॉलेज जाते हो, फीस दे के जाते हो, बाद में आपका चूंकि ओबीसी सर्टिफिकेट है, फीस रिटर्न रीइंबर्स हो जाता है, तो उसके लिए 704 करोड़ 87 लाख रुपए दिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद में जो फीस रीइंबर्समेंट नॉन प्रोफेशनल है उनके लिए 273 लाख रुपए दिए गए हैं दोस्तों, 273 करोड़ 29 लाख रुपए। जो ईबीसी कैस्ट के लोग होते हैं ना, मतलब ओसी है लेकिन गरीब है, उनको ईबीसी सर्टिफिकेट मिलता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उसके लिए भी ये ओबीसी कमीशन ही पैसे देता है। तो कितने पैसे दिए तेलंगाना में ईबीसी लोगों के लिए? 155 करोड़ रुपीस 75 लैक्स। ओके, उसके बाद फीस रीइंबर्समेंट ईबीसी वालों के लिए नॉन प्रोफेशनल 31 करोड़ रुपीस 15 लाख रुपीस जो है 31 करोड़ 15 लाख रुपीस जो है आवंटित किए गए हैं। इतने पैसे तेलंगाना को मिले ओनली बीसी कैस्ट के उद्धार के नाम पे। लेकिन क्या ये पैसे मिले? हमें जानकारी के मुताबिक पता चला कि नहीं मिले। ये पैसे अभी भी जो है बीसी कमीशन के अकाउंट में ही पड़े हुए हैं। तेलंगाना का जो बीसी डिपार्टमेंट है उनके अकाउंट में ही पड़े हुए हैं। उन्होंने अब तक ये फाइल्स जारी नहीं की है। बताया जा रहा है कि एक एक फाइल को जो है आगे बढ़ाने के लिए 20-20 हजार रुपए की जो है रिश्वत ली जा रही है दोस्तों। इसमें क्या है क्या नहीं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके जो है ईनाडू पेपर का ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है बीजेपी से जुड़ी हुई। आपको पता ही होगा तेलंगाना में बहुत सारी समस्याएं अभी चल रही हैं, जिसके बदौलत पब्लिक बहुत परेशान है। इन परेशानियों को लेकर के बीजेपी सवाल उठाने वाली है। कब? 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक दिसंबर महीने में एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी करने वाली है पूरे तेलंगाना स्टेट में। किशन रेड्डी, रघुनंदन राव, राजा सिंह और धर्मपुरी अरविंद, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के, वो क्या करेंगे, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम घूम के जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं, जन समर्थन जुटाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। जैसे कि बहुत सारे किसान हैं, उनका क्रॉप लोन अब तक माफ नहीं हुआ है, उनकी परेशानियां हैं, स्कॉलरशिप की परेशानियां हैं, रोड की परेशानियां हैं, आपका पोडू भूमि का मसला है। हैदराबाद में भी एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है दोस्तों। मूसी नदी के आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके घर उखाड़ के फेंक दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मूसी रिवर का रीजिनुएशन, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। बीजेपी का कहना है रीडेवलपमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन पहले इन लोगों को एक घर दे देते अलग से, उसके बाद करना था। ये जो काम करने का प्रोसेस है कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और पेंशन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। बोला था कि पेंशन बढ़ाएंगे, अब तक बढ़ाया नहीं। तो ये सारी चीजों को लेकर, पब्लिक के गुस्से को लेकर जो है बीजेपी 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक कार्यक्रम करने वाली है दोस्तों। इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलता हूं आपसे कल नए एपिसोड में, तब तक इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।